हाँ बच्चों, तो मैं रमन सर आपको आज राज व्यवस्था की क्लास को शुरू करने जा रहा हूँ। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी, राज व्यवस्था का हमारे जो कंपटीशन के दृष्टिकोण से क्या महत्व है हमारे सिलेबस में, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे एसएससी ट्रिपल एससी के हो, जीएस का मतलब जो भी पोर्शन परीक्षा में पूछा जाता है उसमें आपको पता होगा कि राज व्यवस्था बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक सरकार की वजह से राज व्यवस्था बहुत ज़्यादा हर परीक्षा में कहीं ना कहीं 2, 4, 8, 10 नंबर का पूछा ही जाता है, चाहे जीएस में। तो जीएस में अगर राज व्यवस्था की हम बात करते हैं, लगभग किसी अगर 50 क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं तो 5 से 8 क्वेश्चंस के बीच राज व्यवस्था के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो राज व्यवस्था है क्या, मैं यहाँ से आज फिर शुरू करना चाहता हूँ। राज व्यवस्था एक्चुअल में होती क्या है। हम लोग सारे लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ राज्य में एक मुख्यमंत्री होता है, देश में एक प्रधानमंत्री होता है, बहुत सारी चीज़ें हम सारे लोग जानते होते हैं, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। कोई मुख्यमंत्री बहुत पुराना तो कोई रहा नहीं होगा। पहले तो सिंध घाटी सभ्यता से अगर हम बात करते हैं, भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जब भी बात करते हैं, वैदिक काल की बात करते हैं, ऋग्वैदिक काल की बात करते हैं, उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं, राजपूत युग की बात करते हैं, इसके बाद हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य की जब भी बात करते हैं तो क्या तब भी राज्य चलते थे, लोग तब भी हुआ करते थे, शासन व्यवस्था तब भी चलती थी। तो अब इसमें ऐसा क्या नया है कि जो हम राज व्यवस्था को पढ़ते हैं, तो इसमें ऐसा नया है, पहले हमारे यहाँ राजतंत्र हुआ करता था। राजतंत्र की कॉन्सेप्ट क्या है कि राजा का लड़का ही राजा होगा, राजा का पुत्र ही अगला राजा होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हमारे यहाँ चलती है लोकतंत्र। लोकतंत्र की एक परिभाषा भी है कि अब्राहम लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा था, जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन इज द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कॉन्सेप्ट यही है कि जनता का और जनता के लिए किया गया शासन, जनता के लिए शासन जो होता है वो। अब इसमें सबसे अच्छी बात आपको एक बताना चाहूँगा कि राजतंत्र में क्या होता है, किसी नए व्यक्ति को कोई मौका नहीं होता है, नए व्यक्ति को कोई मौका नहीं होता है। राजा का जो बेटा होगा अगली बार वही राजा बनेगा, जो प्रजा है वो प्रजा ही रहेगी, राजा जो है उसका पुत्र ही राजा अगली बार बनेगा। हमारे यहाँ अब जब पहले राजतंत्र की बात थी तो पहले राजा हुआ करते थे, तो वहाँ पे राज्य को चलाने के लिए तब भी कोई ना कोई व्यवस्था हुआ करती होगी। अब हमारे यहाँ क्या है, लोकतंत्र है, तो हमारे यहाँ भी लोकतंत्र की व्यवस्था में राज व्यवस्था होगी। अब हमें पढ़ना क्या है कि जैसे हमारा देश में जो भी हमारी संविधान बना है, उसके संविधान का विकास कैसे हुआ है, उस संविधान को विकास को कितने अभिलेख या अधिनियम या राजलेख में उसने क्या क्या लिया, ये सारी बातों के बारे में हम आपको बताते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, एक शब्द होता है राज्य। राज्य को अंग्रेजी में स्टेट भी कह सकते हैं। स्टेट के मतलब होता है, आप लोग सारे लोग जानते हैं कि राज्य होता है। राज्य के सबसे प्रमुख अंग कौन से होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आज यहाँ का निरंकुश हो जाए और ये कहने लगे कि हमारा अपना एक अलग राज्य है, ऐसा नहीं हो सकता। राज्य की कॉन्सेप्ट अलग है। राज्य की 3 चीज़ें प्रमुख होती हैं। सबसे पहले निश्चित जनसंख्या, निश्चित जनसंख्या, याद रहेगी ये लाइन, याद कर लीजिएगा। सबसे पहला मूलभूत जो होता है, अच्छा राज्य किस पे करोगे आप, जानवरों पे तो कर नहीं सकते। राज्य के लिए हमें जनसंख्या का भी तो होना जरूरी है कि जिन पे हम राज्य करेंगे। राज्य की कॉन्सेप्ट होगी क्या, राज्य में भाई कोई रहता ही नहीं है। हम उत्तरी ध्रुव पे अगर बात कर ले, पृथ्वी का मैप बनाए और उत्तरी ध्रुव पे कहें कि हमारा वहाँ राज्य है एक, जब वहाँ लोग नहीं है तो राज्य का आएगा भाई। राज्य के लिए हमें 3 चीजें जरूरत है, निश्चित भूभाग, ऐसा नहीं कि केवल हमने एक जमीन पे कब्जा कर लिया, रहने वाला वहां कोई नहीं तो राज्य नहीं होगा। या ये कह सकते हो कि हमने एक निश्चित जनसंख्या कर ली और हमने कह दिया राज्य, तो भी नहीं राज्य हो सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट जो सबसे बात है, संप्रभु। इस शब्द को आप परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत बार ये पूछा गया है कि संप्रभु माने क्या होता है। संप्रभु की कॉन्सेप्ट अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें कि संप्रभु मतलब अपने आप में एक सक्षम व्यक्ति, ये भी कह सकते हो, या हम में से निकला व्यक्ति, हम ही उसी को बनाते हैं, संप्रभुता सौंपते हैं, कहते हैं कि आप हमारे बॉस हैं, हम आपकी आज्ञा मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं बाद में, वही संप्रभु होता है। और संप्रभु से ही बना है संप्रभुता।
तो इससे क्वेश्चन एक परीक्षा में भी आया था, मैंने देखा था, किसी बच्चे ने कमेंट करके पूछा था हमसे कि सर राज्य के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो वैसे तो आपके शरीर से पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो कोई कह देगा कि कोई आप बता सकते हो कौन सा अंग है। तो वैसे तो तीनों अंग, हमारे शरीर का हर अंग अपने आप में एक वैल्यू रखता है, क्योंकि उसके बगैर आपका जीवन संभव नहीं है। लेकिन जब भी अगर आपसे कह दिया जाए कि किसी व्यक्ति की आंख से अंधा है, आंख से अंधा है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए दुनिया वीरान है। तो शरीर में भी ऐसा नहीं, बहुत सारे अंग ऐसे हैं कि जिनके बगैर जीवन संभव हो सकता है। ऐसे राज्य के लिए भी कॉन्सेप्ट है, संप्रभुता अगर नहीं है तो वो राज्य की कॉन्सेप्ट में नहीं आएगा। संप्रभु बहुत इंपॉर्टेंट। अब अरस्तु की बात कर लेते हैं। राज्य की कॉन्सेप्ट आज की नहीं होगी, बहुत पहले की होगी चाहे। तो अरस्तु ने एक बार कहा था कि 5040 एक संख्या है, जहाँ पे रहने वाले लोगों की 5040 है, वहाँ पे निश्चित भूभाग है, वो अपने आप में एक राज्य हो जाएगा। जैसे हम राज्य की बात करते हैं, सम्राट अशोक की बात कर लेते हैं, कलिंग युद्ध की बात कर लेते हैं, अकबर महान की बात कर लेते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की अगर बात कर लेते हैं, उनके पास भी राज्य था। राज्य का मतलब उनके पास निश्चित जनसंख्या भी थी, निश्चित भूभाग भी था, उन्हें पता था कि हमारे इतने क्षेत्र में हमारा राज्य है, और वो अपने आप में संप्रभु भी थे, तो वो राज्य के अपने राजा कहलाया करते थे। लेकिन हमारे यहाँ जब वो थी राजतंत्र की व्यवस्था, अब लोकतंत्र की जब व्यवस्था की बात करेंगे तो ये एक शब्द, ये तीन चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इनमें ये पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट तो संप्रभु। क्लियर हुआ? राज्य को चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है वो होती है हमारे यहाँ राज्य व्यवस्था। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। राज्य की आपने कॉन्सेप्ट को समझा, राज्य की कॉन्सेप्ट जब आपने समझ ली तो आपको मैं अब बताना चाहूँगा कि भारत देश के बारे में थोड़ा। जैसे भारत देश में एक सेक्शन 1 आता है, सेक्शन 1 है अनुच्छेद जिसे कहते हैं, सेक्शन नहीं कहेंगे, थोड़ा अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत एक राज्यों का एक संघ होगा। भारत पर्टिकुलर, अगर भारत देश में कहीं भी पूछा जाए कि भारत कहीं है भारत में, तो आप ढूंढ के बताइए कहीं है भारत में। हमें तो कहीं नहीं लगा भारत है, क्योंकि भारत क्या है, अनुच्छेद 1 हमसे ये कहता है, अनुच्छेद 1 ये कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा, जिसमें 28 राज्य, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ये अनुच्छेद 1 कहता है। अगर भारत के लिए पूछा जाए कि भारत में कोई भारत है, तो हमें तो कहीं नहीं लगता है। आप लोगों ने अगर देखा हो तो जरूर हमें बताइएगा, कहीं भारत मिलता हो तो बताइएगा। वैसे भारत को बहुत सारे नामों से भी जानते हैं, भारतवर्ष भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं, भारत भी कहते हैं, बहुत सारे तरीके के नाम भी कह देते हैं, कहीं भारत के नाम से बताने लगते हैं। वो सारा इशू हमारा नहीं है कि हमें क्या किसके नाम से क्या कहते हैं। बस कुल मिला के ये है कि राज्य व्यवस्था जो है, अब हम बात करते हैं राजाओं को लेके। हमारे यहाँ एक आता है क्वेश्चन कि इतने सारे लोगों ने आक्रमण किया क्यों भारत में। ये बात बहुत सारे लोग भी जानते हैं कि भाई आदमी आक्रमण किन पे करता है या किन के यहाँ चोरी करता है, जिनके यहाँ कुछ होता है। तो भारत के बारे में एक डाउट कन्फर्म कर लीजिएगा। सबसे बहुत सारे लोग हमने पहले कहा करते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। तो मैं छोटा था तो मुझे लगता वो था कि यहाँ कोई चिड़िया ऐसी रहती होगी जो सोने की बनी होगी, वो उड़ती होगी, तो इसीलिए कहते हैं भारत में सोने की चिड़िया। जब मैंने बाद में पढ़ा, उसे बहुत कक्षा 8 तक शायद पढ़ा, उसके बाद मैं समझा कि भारत में सोने होने की कोई चिड़िया नहीं रहती है। भारत एक समृद्धशाली देश है, इसलिए उसे कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया थी। अब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे आक्रमणकारी आए, किसी का भी नाम ले लीजिएगा, चाहे मोहम्मद बिन कासिम से ले लीजिएगा, है कैसे से ले लीजिएगा, जो भी आए हैं, ईरानी आया, खामनी आया, बहुत तरीके के लोग आए। मोहम्मद बिन कासिम आया, फिर महमूद गजनबी 1026 में आया, मोहम्मद गोरी 1091 में आया, नादिर शाह आए, तैमूर लंग आया, इतने तमाम तरीके के लोग आए, वो भारत में आए और लूटा और यहाँ से चलते चले गए। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ चलती रही। उसी की व्यवस्था के अनुरूप आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब जैसे मान लीजिए नक्शा हमने भारत का बनाया, बहुत अच्छा नहीं है। जैसे ये भारत है, भारत को आज के परिप्रेक्ष्य का हम भारत की बात कर रहे हैं, आज के हिसाब से, आज की डेट में हमारा ऐसा है। जब बहुत पहले की आप बात करेंगे ना, तो ये सारा हिस्सा हमारे पास था, ये सारा हिस्सा हमारे पास था। हुआ क्या कि भारत में अगर हम आधुनिक भारत की बात करें, आधुनिक इतिहास की बात करें, मतलब 1707 के बाद की बात करें, और 1707 के बाद का मतलब है औरंगजेब की मृत्यु के बाद की बात करें,
तो हमारे यहाँ राजाओं का जो स्थिति थी, जो राजा थे वो विलासी थे। राजा क्या थे? विलासी थे। और जब कोई राजा, एक अभी हमारे एक मित्र ने चर्चा की थी हमसे कि सर राजा का मुख्य काम क्या होता है, तो हमने कहा राजा का मुख्य काम होता तो यही है कि राज्य की सेवा करे और राज्य के लिए लड़े भी। अशोक को लेकर वो चर्चा हो रही थी। अशोक को इसलिए चर्चा हो रही थी कि अशोक ने कलिंग के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, चलिए आपको लोगों को बता दूं कलिंग युद्ध है क्या। वो एक्चुअल में बात आई है तो कलिंग जरूर बताऊंगा। अशोक बहुत सारी किताबें लिखती हैं। अशोक 99 भाइयों को मार के राजा बना था। 99 भाइयों को मार के राजा बना था। मैं ये बात नहीं मानता कोई व्यक्ति राजा 99 भाइयों को मार के अगर राजा बन सकता है तो वो कलिंग के युद्ध के बाद कभी भी युद्ध ना लड़ने की बात नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? अपने जब सगे संबंधियों को खून बहाने के बाद जब वो राजा बनेगा तो सैनिकों के खून बहने के बाद वो क्यों लड़ाई को बंद कर देगा? राजा का मुख्य काम होता है युद्ध करना। युद्ध करना। जिस राजा ने युद्ध करना बंद कर दिया वो राज्य में हमेशा समस्याएं बनी रहेंगी। अब बात आती कलिंग की युद्ध की। कलिंग युद्ध, अशोक राजा बना 268 के आसपास बना ईसा पूर्व में, और उसने कलिंग युद्ध लड़ा 261 ईसा पूर्व में। उसने, कहते हैं किताबें लिखती हैं, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो। उसने अपना युद्ध, कलिंग का युद्ध लड़ा 8वें वर्ष में। राज्य के 8वें वर्ष के बाद उसने युद्ध को लड़ा था। अब युद्ध को जब उसने लड़ा तो युद्ध लड़ने के बाद कलिंग में ऐसी खास बात क्या थी कि जहाँ पर वो युद्ध इतनी ज़्यादा भयानक युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद अशोक का अंतिम युद्ध हुआ, जिसके बाद उसने कभी युद्ध नहीं किया और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और जब तक रहा तो उसने कभी कोई युद्ध नहीं किया। तो कलिंग के बारे में आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। कलिंग अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से देखा जाए, कलिंग हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध जगह थी। तो अशोक को उन हाथियों की ज़रूरत थी। उन हाथियों को उसने, कलिंग का राजा था खारवेल, कलिंग का एक राजा था खारवेल करके, उसने उनको हाथियों को देने से मना किया। जब उसने मना कर दिया तो मना करने के बाद उस राजा को गुस्सा आई होगी। जो भी हो, दोनों रीजन में युद्ध हुआ, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। तो युद्ध लड़ा, राजाओं का काम होता है युद्ध लड़ना। अब हुआ क्या कि भारत में ऐसे ही धीरे धीरे बहुत सारे लोग आए। औरंगजेब मर गए, औरंगजेब से पहले। अब सोने की चिड़िया को लेकर अब अपने मुख्य पॉइंट पे आते हैं, राज व्यवस्था को लेकर। राज व्यवस्था में जैसे हमने आपको बताया कि भारत में बहुत सारे लोग आए, आक्रमणकारी भी आए, व्यापार करने के उद्देश्य से भी आए। तो उसी एक आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि उसके तहत बहुत सारे लोगों ने सुन रखा था कि भारत एक सोने की चिड़िया है, तो सोने की चिड़िया है, क्यों ना व्यापार वहाँ किया जाए। तो सबसे पहले भारत की खोज में एक व्यक्ति आया था जो था कोलंबस जी। कोलंबस आप सारे लोग जानते हो, क्योंकि वो आया तो भारत की खोज, भारत आना चाह रहा था, वो रास्ता भूल गया। और जब वो रास्ता भूल गया तो रास्ता भूलने के बाद वो एक नई जगह पहुंच गया। वो नई जगह जब पहुंचा तो उसने वहाँ की जगह का नाम पड़ गया अमेरिका। तो पहले इन लोग देते हैं कि अमेरिका खोज किसने की, तो कोलंबस ने की। अब बात करते हैं, कोलंबस ने वहाँ चला गया। इसके बाद एक वास्को डी गामा एक व्यक्ति था जो भारत में आया, भारत के लिए तलाश में, व्यापार के तलाश से उद्देश्य से आया था। वो केप ऑफ गुड, एक रास्ते का नाम है केप ऑफ गुड, के रास्ते से होते हुए भारत आया। आने के बाद जहाँ पर वो उतरा वहाँ का राजा था जमोरिन, वहाँ का राजा था जमोरिन। उसने उनका स्वागत किया। ये क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से आ सकता है कि वो किसकी पथ प्रदर्शक उसका कौन था, मतलब किस व्यक्ति के पद चिन्हों पे या डायरेक्शन में आया था। तो जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे तो पूछेंगे, तो नाम लिखेंगे अब्दुल मनीद। क्या लेंगे? अब्दुल मनीद। उसके पथ प्रदर्शक के सहायता से वो यहाँ उतरा। तो अब बात करते हैं कि पुर्तगाली, अब पुर्तगाली भारत में आए सबसे पहले। ये आप लोगों को पता ही है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए। आने के बाद उन्होंने अपने यहाँ व्यापार किया होगा। पुर्तगाली के बाद अगर बात करते हैं तो अंग्रेज, इंपॉर्टेंट जो है अंग्रेज। अब पुर्तगालियों के बारे में आपको एक बात बता दूं, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए भी और सबसे बाद में यहाँ से गए भी।
क्योंकि आपको बता दूं एक गोवा जगह है, आप लोगों ने सुनी भी होगी, हमारे यहाँ एक स्टेट भी है गोवा। गोवा में आज भी आपको पुर्तगाली कल्चर मिलता है। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए और सबसे अंत में गए भी। गोवा को उन्होंने सबसे बाद में छोड़ा। इसके बाद अंग्रेज़ों की बात करें कि अंग्रेज़ भारत में क्यों आए। भाई अंग्रेज़ों ने भी सुना होगा कि भारत में व्यापार करने से बहुत ज़्यादा पैसा होता है। तो उनके आने के 3 मुख्य उद्देश्य थे। सबसे पहले अंग्रेज की हम बात करेंगे यहाँ पर, अंग्रेज़ों की। अब पहले तो उनका उद्देश्य पता कर लेते हैं। किसी व्यक्ति का कहीं जाने का क्या उद्देश्य हो सकता है। तो हर आदमी का मोटिव उद्देश्य है। हम लोगों का पढ़ने का क्या उद्देश्य है, नौकरी पाना। तो अंग्रेज़ों का भी कोई उद्देश्य रहा होगा। क्या वो घूमने के उद्देश्य तो आए नहीं होंगे कि चलो वहाँ घूम आते हैं चल के। अब घूमने आते हैं, लेकिन पहले घूमने के उद्देश्य नहीं आए होंगे। पहले उनके सबसे पहला उद्देश्य था कि सुन रखा था कि भारत सोने की चिड़िया। मैं आपको फिर बार बार बताऊंगा, सोने की चिड़िया कुछ नहीं थी। भारत में व्यापार की अच्छी संभावनाएं थी। भारत में व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा पैसा था। अब उनका उद्देश्य क्या था, धन, धर्म और ध्वजा। अगर इसे 60 में लिखेंगे तो हम लिखते हैं धा क्यूब। ठीक है, धन, धर्म और ध्वजा। इसका धा ले लीजिएगा, इसका धा ले लीजिएगा, तो धा हो गए 3, तो हमने लिख दिया धा क्यूब। धन का मतलब पैसा कमाने, धन का मतलब पैसा कमाना उनका उद्देश्य था। और पैसा कैसे कमाएंगे, ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने के लिए वो चोरी वोरी करने के उद्देश्य से कुछ आया था, ऐसा कुछ नहीं था। उनका उद्देश्य था पैसा कमाएंगे हम व्यापार करके। कैसा कमाएंगे, व्यापार करके यहाँ से माल ले जाएंगे, यहाँ से माल ले जाएंगे और अपने देश में ले जाएंगे। अपने देश से उसे मॉडिफाई करके फिर यहाँ ले आएंगे, और यहाँ ले आएंगे तो 1 रुपए की चीज़ को वो 60 रुपए में बेचा करते थे। मतलब 60 गुना मुनाफा कमाते थे। उनका व्यापार था। अब धर्म की बात कर सकते हैं। भारत में उस समय बहुत ज़्यादा धर्म चलते थे। अब चलने की बात कह सकते हैं तो भारत में 2 धर्मों का तो उदय ही हुआ है। 2 धर्म कौन कौन से, बौद्ध और जैन, इनका तो उदय हुआ है। इस्लाम धर्म भी था। तो भारत में कुल मिला के धर्मों का चलन था। 4-5 धर्म वहाँ उस समय वर्तमान में चल रहे थे। मानने वाले लोग यहाँ रहते थे। उन्हें लगा कि हमारा ईसाई जो धर्म है वो उस समय वहाँ पे चलन में था। भारत में उसका कोई चलन नहीं था, ना ही कोई मानने वाला था, ना ही उनका कोई अनुयायी था। तो उन्होंने ये सोचा कि इस अपने धर्म का भी प्रचार करेंगे। तो धर्म का प्रचार भी करना मुख्य उद्देश्य था। उन्होंने धर्म का प्रचार। तीसरे ध्वजा का मतलब ये था कि उन्हें लगता था कि हम इतने जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ पे अपना व्यापार करेंगे। अगर व्यापार करने के बाद कुछ जगह मिल जाती है वहाँ पे अपने धर्म का प्रचार करेंगे। जब धर्म का प्रचार कर लेंगे तो वहाँ अपना झंडा भी फहरा देंगे। झंडा का मतलब कि ये हमारी जगह है, और हो सकता हो धीरे धीरे वो पूरी देश पे कब्जा कर लें। तो उनका ये 3 उद्देश्य था अंग्रेज़ों का भारत आने का। अब जैसे अंग्रेज़ों के आने की बात कर सकते हैं। अंग्रेज आए, अंग्रेज आने की बात जब करेंगे हम आपको, तो अंग्रेज जब भारत में सबसे पहले आए तो भारत में जहांगीर राजा हुआ करते थे। जहांगीर के दरबार में वो कह सकते हो कैप्टन हॉकिंस वगैरह का नाम ले सकते हो। वो आए, आने के बाद उन्होंने जहांगीर की शान शौकत को देखा, और शान शौकत को देखा तो उन्हें लगा कि शान शौकत इतनी ज़्यादा अच्छी है तो इन्हें कुछ ना कुछ प्रलोभन दिया जाए। जैसे हमारे यहाँ भी एक होती है परंपरा, गांव या शहर में जब कोई नया व्यक्ति रहने आता है या आता है तो पहले इतना अच्छा व्यवहार करता है, हम उसके व्यवहार से इतना प्रभावित हो जाते हैं, हमें लगने लगता है कि आदमी बहुत अच्छा है। जब ये आदमी इतना अच्छा है तो हम उससे प्रभावित होकर उसे हो सकता हो रहने की जगह भी दे देते हैं। जब रहने की जगह भी दे देते हैं तो उसे कह देते चलो यार ये जगह भी ले लेना, तुम खेती इतनी कर लेना। तो ये सारी चीज़ अंग्रेज़ों को लेके थी। अंग्रेज़ों ने उनके देखा जगह को, जहांगीर से इतना खुश हुए, जहांगीर बहुत खुश हुए। और जहांगीर को उन्होंने प्रलोभन के तौर पे उन्होंने बग्गी गिफ्ट की थी। तो बग्गी गिफ्ट की, हाथ के दस्ताने भी गिफ्ट किए। बग्गी क्या होती है, इक्का गाड़ी कह सकते हैं, जिसमें एक घोड़ा लगा होता था और उसमें बैठने की जगह होती है, वो उन्होंने उन्हें गिफ्ट की थी। उन्होंने उन्हें कुछ जगह पे व्यापार करने की अनुमति दी थी। अंग्रेज़ों को आने का यही क्रम था। वो आए, यहाँ पे मसाले खरीदे, चाय गुनी, कच्चे माल का, कपड़ों का व्यापार किया, यहाँ से ले गए, वहाँ से मॉडिफाई करके ले आए और यहीं बेचा, और यहाँ से पैसा अपने देश भेजा। उनका यही काम रहा। तो
तो अंग्रेजों का। अब जब अंग्रेजों ने इतना सब कर लिया, जब इतना सब कर लिया, अब इसके बाद हम आपको एक छोटी सी बात बताते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके। राज व्यवस्था है, भारतीय राज व्यवस्था का संवैधानिक जब विकास को हम पढ़ते हैं, राज व्यवस्था में संवैधानिक विकास को जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले किसको हमें एक 1600 राजलेख पढ़ना पड़ता है। 1600 राजलेख। अब 1600 राजलेख आपको समझ में आ रहा होगा क्या है। इसे मूलतः ये कहते हैं कि 1600 ईस्वी में, अगर डेट की बात करें तो 31 दिसंबर 1600 में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी, वहाँ पे महारानी ब्रिटेन में होंगी एलिजाबेथ ने, महारानी एलिजाबेथ ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, अभी देख लीजिएगा, मैं बाद में आपको जोड़ता हूँ इससे सारी चीज़ें, अध्यक्षता में 217 लोगों की 133 पाउंड की धनराशि, 133 पाउंड की धनराशि, 15 वर्षों का लाइसेंस, 15 वर्षों का लाइसेंस, ये हमें मिलता है 1600 राजलेख। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या पहले, तो ये पूछ सकते हैं। 1600 राजलेख के अंतर्गत ये सारे काम हैं। 1600 राजलेख, 1600 के राजलेख के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। अब बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, शाब्दिक अर्थ की बात, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट माने पूर्व, और हमारा भारत पूर्व के देशों में गिना जाता था। पूर्व के देशों में जब हम व्यापार करेंगे तो उसको अनुमति कौन देगी, तो 217 लोगों ने मिले के एक कंपनी बनाई, और उन्होंने, जैसे हम भी आजकल हम लोग नहीं कहते हैं, कोई बिजनेस पार्टनर जिसे कह सकते हैं, कोई बिजनेस हम स्टेबल करते हैं, तो होता क्या है कि स्टेबल करने के लिए हमारे पास इतनी धनराशि नहीं होती है, तो हम सारे लोग 4-5 लोग, 8-10 लोग मिलकर कंपनी डालते हैं। वही 217 लोगों ने मिलकर एक कंपनी डाली थी, और उन्होंने 133 पाउंड की धनराशि एकत्रित की थी। और वो एकत्रित धनराशि किसके लिए की थी, कि भारत में व्यापार के लिए एक कंपनी है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में, महारानी एलिजाबेथ की अनुमति पर 31 दिसंबर 1600 को 217 लोगों की मिली जुली एक कंपनी जिसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ने 133 पाउंड की धनराशि एकत्रित की, और 15 वर्षों का उन्हें भारत में व्यापार करने का लाइसेंस दिया गया। क्लियर ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर और अच्छी अंदर की बात जानना चाहें तो इसमें एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 अन्य सदस्य थे। अगर इससे क्वेश्चन इन तीनों को, इस बॉडी को मिला दिया जाए 26 लोगों को, तो इन्हें कहा जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स याद रहेगी। फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ इसको, इन सारी चीज़ों को एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि संवैधानिक विकास की जब हम पहली सीढ़ी पे चढ़ते हैं भारत के, तो सबसे पहले हमें 1600 राजलेख को पढ़ना होता है। अब 1600 राजलेख में क्या था वो मैंने आपको सारा बता दिया। इसके अंतर्गत एक 217 लोगों की मिली जुली व्यक्तियों की एक कंपनी को भारत में 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति दी गई। महारानी एलिजाबेथ ने उस अनुमति को दिया, और किसकी अध्यक्षता में, तो लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उन्होंने इतने पैसे इकट्ठे किए, उसमें एक गवर्नर था, एक उप गवर्नर था, एक 24 अन्य सदस्य भी थे जिन्हें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह सकते हो। अब परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या आता है,
अब वो बताता हूँ मैं आपको। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पूछ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने लोगों की हिस्सेदारी थी। पैसा तो खैर अभी तक नहीं पूछा उन्होंने, कितना पैसा उन्होंने जमा किया था। ये पूछ सकते हैं उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कितने लोग थे। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी पूछ लेते हैं कि अगर टोटल सदस्यों की जब बात की जाएगी तो 26 थे, और वैसे एक गवर्नर, मुख्य गवर्नर को हटा दिया जाएगा तो 25 लोग थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई होगी, उसने व्यापार करना शुरू किया होगा, तो एक क्वेश्चन आता है कि उन्होंने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ खोली। तो व्यापारिक कोठी की बात जब करते हैं तो हम आपको आंसर देते हैं सूरत। एक जगह है गुजरात, हमारे इंडिया के एक प्रांत है गुजरात, गुजरात में एक जगह है सूरत, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी को खोला था। क्लियर हुआ। इसने के अलावा परीक्षा के दृष्टिकोण से 1600 राजलेख से कुछ भी नहीं बाहर आता है। जिस किसी को कोई समस्या हो, कुछ ना समझ में आया हो, वो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट लिख के भेज सकता है और मैं उसको सलूशन आपके एक नया वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। जिस व्यक्ति को, किसी को भी हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वो कमेंट भी करे और लाइक भी करे, ये उम्मीद करता हूँ मैं। अब इसके आगे की मैं आज आपको एक थोड़ी सी और बात बताता हूँ कि भारत का संवैधानिक विकास, जो राज व्यवस्था को लेके हम बात कर रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600, अब भारत में जब उन्होंने आए होंगे, यहाँ पर आए होंगे 1600 में जहांगीर रहे होंगे, तो उन्होंने लगभग 170 साल तक, 170 वर्षों तक उन्होंने व्यापार से बहुत पैसा इकट्ठा किया। इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया उन्होंने, अपनी व्यापारिक कोठी भी हर जगह खोल दी, राजाओं के पर्सनल मामलों में भी डिस्टर्ब करने लगे, एक निजी सेना भी रखने लगे, राजाओं को ऑफर भी करने लगे अगर आपको सेना की ज़रूरत है तो हमसे ले जाएं। उन्होंने इस बीच में बहुत सारे काम किए। अब इसको लेके हम संवैधानिक जब विकास की बात करते हैं तो ये 1600 राजलेख हो गया। अब एक और चीज़ सुन लेते हैं। संवैधानिक विकास को हम 2 पार्ट में पढ़ते हैं। भारत के राज व्यवस्था का जो संवैधानिक विकास है उसे 2 पार्ट में ऐसे पढ़ते हैं कि इस पहले पार्ट में हम पढ़ते हैं कंपनी के अधीन शासन। कंपनी के अधीन शासन। कंपनी के अधीन शासन का मतलब है कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई होगी, उसने धीरे से व्यापार किया होगा, तो अंग्रेजों को लगा कि भाई व्यापार हो रहा है, अपना व्यापार कर रहे हैं। जब व्यापार करने लगे उन्होंने इतना ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया, इतनी ज़्यादा व्यापारिक कोठी खोल दी, और जब व्यापारिक कोठी खोल दी उन्होंने राजाओं के व्यक्तिगत कार्यों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। यहाँ के बहुत सारा जितने भी गवर्नर आए उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ नए नियम बना दिए, कहीं लॉर्ड बेलेजली की सहायक संधि, लॉर्ड क्लाइव की हड़प नीति इत्यादि जैसे बहुत सारे गवर्नरों की नीतियाँ आईं। उन नीतियों से भारतीय जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। जब परेशान हो गई तो 1857 की एक क्रांति हुई। जब एक 1857 की क्रांति हुई, इस क्रांति को हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। वैसे बहुत सारी किताबें ऐसा लिखती हैं कि मात्र एक सैनिक असंतोष था, कुछ किताबें लिखती हैं सामंतवादी व्यवस्था के खिलाफ कुछ था, लोगों का अपना आक्रोश था, लेकिन बी.डी. सावरकर जो हैं उन्होंने साफ अपने शब्दों में लिखा है, बी.डी. सावरकर साफ शब्दों में लिखा है ये एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। तो कुल मिला के जब वो 1600 से आए और 1857 तक उन्होंने अपने जैसे राज्य किया, लगभग 257 सालों का, 257 वर्षों का इतिहास। तब तक क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वही अपने यहाँ देखा करती थी, जो भी अपना समझ में आया उसने अपने जो नियम बनाए उनके नियम के अनुसार चलते रहे। लेकिन जब स्वतंत्रता संग्राम हो गया, स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज़ों को लगा कि भारत में बहुत दिनों तक चीज़ें अब हम साझ नहीं कर सकते, तो उन्होंने हर काम वो अपने हिसाब से ही करते थे, केवल वो नाम बदलते रहते थे हमेशा। उन्होंने फिर कह दिया, एक 1858 का जो है अधिनियम पढ़ाएंगे, वो बाद की बात है। फिर उन्होंने दूसरे नंबर पे जब कहा है ब्रिटिश सरकार के अधीन शासन, ब्रिटिश सरकार के अधीन शासन। तो हम जब भी संवैधानिक विकास पढ़ेंगे भारतीय राज व्यवस्था का, तो पहला कंपनी के अधीन शासन,
और ब्रिटिश सरकार के अधीन शासन 1858 कह सकते हैं। तो दो तरीके से पढ़ेंगे। और जब हम पहला वाला पढ़ेंगे कंपनी के अधीन शासन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई होगी तो उसके अधीन उसने क्या क्या किया, कहाँ क्या खोला, व्यापारिक कोठी खोली, कहाँ व्यापार किया, तो वो इतिहास पढ़ेंगे। अब 1600 राजलेख को मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार ओरली फिर बता दे रहा हूँ कि जब कंपनी के अधीन शासन की जब हम बात करेंगे, इस अधीन के शासन की बात करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा अधिनियम आपको पढ़ने होंगे। एक तो 1600 राजलेख पढ़ना होगा, इसके बाद 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद एक 1784 का पढ़ना पड़ेगा, इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा 1833 का पढ़ना होगा, और इसके बाद एक 1858 इम्पॉर्टेंट है। वैसे अभी एक आधे बीच में और भी हैं जिन्हें हम आपको अधिनियमों को पढ़ाएंगे बीच में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1600 राजलेख को फिर एक बार रिपीट किए दे रहा हूँ कि 1600 राजलेख ये था कि महारानी एलिजाबेथ ने 217 लोगों की मिली जुली एक कंपनी थी, व्यक्तियों की समूह से बनाई गई, 133 पाउंड की धनराशि एकत्रित की, लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में उन्हें 15 वर्षों के लिए भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई, और अंग्रेजों ने सबसे पहले अगर अपनी व्यापारिक कोठी को खोला है तो गुजरात के सूरत में। तो कुल मिला के हमने आपको 1600 राजलेख पढ़ा ही दिया है। अब बचता है एक जो इम्पॉर्टेंट अधिनियम है, वो 1773। इसके बारे में हम थोड़ी बातें आपको आज बता देते हैं, और इसके बाद अगली क्लास में हम आपको इसके बारे में पूरा विधिवत ब्यौरा देंगे। अब 1773 है क्या? मैंने आपको पहला एक 1600 राजलेख पढ़ाया। 1600 राजलेख में जो भी चीज़ें थी, कंपनी अपना व्यापार करती रही, उस बीच में उन्होंने जो भी किया अपने सरकार के, जैसे कंपनी यहाँ भारत में आई, व्यापार की होगी, व्यापार करने के बाद कंपनी ने अपने कर्मचारियों ने अपना खुद का भी व्यापार शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि जब कंपनी को इतना ज़्यादा फायदा होता है तो कंपनी कर्मचारियों ने भी व्यापार करना शुरू कर दिया। तो कंपनी में कुछ ना कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो रही थी। उन दिक्कतों को दूर करने के लिए अंग्रेज क्या करते थे, कंपनी क्या करती थी, एक अधिनियम जैसे ले आती थी, जैसे हमारे यहाँ लोग कह देते हैं संविधान संशोधन कहते हैं अब हम लोग, तो वो एक अधिनियम ले आया करते थे। उस अधिनियमों को संशोधित हुआ करते थे, कंपनी ने क्या सुधार किया है, तो उसी अधिनियम को हम कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। परीक्षा के दृष्टिकोण से इससे 4 ही 5 क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट था क्या, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। इस एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, ये भी आपको हम बताएंगे। इसके बाद इसमें जो मद्रास है, कलकत्ता है और बंगाल है, बंगाल तीनों प्रेसिडेंसियाँ थीं, तीनों प्रेसिडेंसियों को मिला के एक बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे आगे। इसके बाद एलजाह इम्पे जो कलकत्ता में, अब एक क्वेश्चन आता है कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई, किस अधिनियम, याद फिर रिपीट कर रहा हूँ, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। अगर अधिनियम की बात करेंगे तो 1773 अधिनियम, और कब हुई तो सन पूछी जाएगी तो 1774 ईस्वी। इसमें डाउट नहीं होइएगा, अधिनियम की जब भी बात करेगा तो 1773 की बात करेंगे, और कब हुई मतलब वो एक्यूरेट सन पूछ रहा हो तो आपको कहना है 1774 में। इसके बाद इसमें एक और है कि कंपनी के कर्मचारी जो व्यापार करने लगे थे, कंपनी में काफ़ी अनियमितताएं हो गई थी, उनको दूर करने के लिए उन्होंने ये अधिनियम लाए थे जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम। इसके बाद में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। हमारी क्लास को अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, और बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या सुझाव है हमारे लिए।